हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे और हेल्दी भी होंगे। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का जो है चैप्टर है स्वराज दल। तो आज हम स्वराज दल के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका उदय कैसे हुआ और इसके उदय के क्या कारण थे। तो स्वराज, जैसे कि आप सभी को पता है कि गांधी जी के जरिए जो असहयोग आंदोलन था उसको अचानक से स्थगित कर देने और सरकार के जरिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लेने से 1922 ईस्वी में कांग्रेस की स्थिति खराब थी। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेलों में थे और अंग्रेज के पास भविष्य के कार्यक्रम की कोई निश्चित रूपरेखा भी नहीं थी। सरकार ने जिन नेताओं को मुक्त कर दिया था उनका ही यही दायित्व हुआ था कि भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करें और उसे कार्यान्वित कराएं। इन नेताओं के में जो प्रमुख नेता थे वो थे राजगोपालाचारी, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट, ये जो परिस्थितियां थीं, इन परिस्थितियों में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन का कांग्रेस के इतिहास में बहुत ही विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेताओं के जो आने वाले कार्यक्रम थे और नीति थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा हो गया। बहुत सारे नेता जो गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं थे, कार्यक्रम में जो है बदलाव करने की मांग करने लगे। इन नेताओं की योजना ये थी कि 1919 के सुधार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले 1923 के आम चुनाव में भाग लिया जाए, ताकि चुने जाने पर विधानसभाओं में जाकर सरकार का विरोध किया जा सके। तो इन नेताओं, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा गया था, उसमें कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्टूडेंट, परिवर्तनवादी नेताओं का मानना था कि चुनाव में भाग लेने से कांग्रेस के जरिए जनता का जो विश्वास है वो दोबारा से पाया जा सकता है, लेकिन सरकार की विधानसभा में आलोचना और विरोध से जनता में जागृति और उत्साह बढ़ेगा। इसके अलावा असहयोग के कार्यक्रम को विधानसभा में जाकर सरकारी निरंकुशता को रोकने और अवसरवादी और सरकार के समर्थकों का विरोध भी बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। तो परिवर्तनवादी नेताओं का ये भी मानना था कि स्वराज की मांग को और ज़्यादा शक्तिशाली किया जाएगा और 1919 ईस्वी के सुधारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए सरकार पे दबाव डाला जाएगा। तो स्टूडेंट, गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी नेताओं ने विधान सभाओं में अपना जो है प्रवेश करने के लिए कार्यक्रम जो है प्रेजेंट किया था। तो इस अवसर पर चित्तरंजन दास ने कहा कि मैं विधानसभाओं, काउंसिलों का बहिष्कार करने के विपक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सुधरी हुई विधानसभाओं और इंडियन सिविल सर्विस के फौलादी ढांचे की व्यवस्था भारतीयों की प्रकृति और प्रतिभा के तनिक भी अनुकूल नहीं है। कांग्रेस का कर्तव्य है कि वो विधानसभाओं के अंदर से उनका अधिक प्रभावशाली ढंग से बहिष्कार करे, लेकिन कांग्रेस के राजगोपालाचारी जैसे नेता ने इसका विरोध किया और ये प्रस्ताव जो है बहुत ही अच्छे से इसको अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। ये सारी परिस्थितियां जो थीं वो स्वराज दल के उदय का कारण बनी। अब हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, यानी कि स्वराज दल की स्थापना की। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये सिर्फ बीए के लिए नहीं, आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्लीज़ इसे बार बार सुनिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आपके एक छोटे से कदम से मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है। आपका एक छोटा सा प्रयास मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो चलिए बात करते हैं स्वराज दल की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के जरिए प्रस्ताव के अस्वीकार किए जाने पर इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना की। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई।
ये दल कांग्रेस का ही एक अंग था, लेकिन परिवर्तनवादी होने के कारण इसकी विचारधारा कुछ अलग थी। अपरिवर्तनवादी चुनाव से अलग रहकर गांधी जी के रचनात्मक कार्य करना चाहते थे, लेकिन स्वराज दल ने आगामी चुनाव में भाग लेने की घोषणा की थी। इसी तरह धीरे धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी जिससे कांग्रेस के विभाजन का खतरा जो है वो दिखाई देने लगा था। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने साम्राज्यवादियों के काउंसिलों में प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। नवंबर में गांधी जी ने कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिए स्वराजवादियों के कार्यक्रम को गांधी दास समझौता के अंतर्गत स्वीकृति दी और इस समझौते के जरिए स्वराजवादियों को कांग्रेस के नाम पर काउंसिलों में प्रवेश की अनुमति दी गई। स्टूडेंट, इस समझौते को कांग्रेस के दिसंबर 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन ने मान्यता दी, तो गांधी जी ने स्वराजवादियों के इस कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की। लेकिन वो इसके विरोधी ही थे। जैसा कि हम बता सकते हैं कुछ उनके शब्दों में, मेरा अब भी ये मत है कि काउंसिल प्रवेश असहयोग के संबंध में मेरी धारणा के अनुकूल नहीं है। देश के लिए काउंसिलों के बाहर रहना उनमें रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होगा। फिर भी मैं अपने स्वराजवादी मित्रों को अपनी दृष्टिकोण पर लाने में असफल हुआ। मैं स्वीकार करता हूं कि जब तक उनके विचारों में परिवर्तन नहीं होता उनका स्थान निस्संदेह काउंसिलों के अंदर ही है और इसी में हम सबका भला है। स्टूडेंट, स्वराजवादी भी गांधी जी के कार्यक्रम के विरुद्ध नहीं थे। इनकी पुष्टि उनके 1923 ईस्वी के चुनाव के समय घोषित कार्यक्रम से होती है। उसमें कहा गया था कि उनका उद्देश्य भारतवासियों को स्वराज दिलाना है। वो कार्य काउंसिलों में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता होने पर वो गांधी जी के सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि गांधी जी के उद्देश्य और सिद्धांत से स्वराजवादियों का उद्देश्य पूर्णतः भिन्न था। स्टूडेंट, उनका उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश करके सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाना, बजट का विरोध करना, प्रशासन की बुराइयों की निंदा करना, अवांछनीय बिलों को पारित न होने देना था ताकि सरकार को स्वराज देने के लिए विवश किया जा सके। पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की नीति के विषय में लिखा, हमारा ध्येय तो नौकरशाही द्वारा स्वराज के मार्ग में डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना है। और अब हम अड़ंगा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसी मुकाबले से हमारा तात्पर्य है। स्टूडेंट, ये तो हो गया स्वराज दल की स्थापना। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी बताया आपको कि मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो दो टॉपिक आपके कवर हो गए, एक स्वराज दल के उदय के कारण क्या थे और स्वराज दल की स्थापना। अब बात करेंगे कि स्वराज दल के कार्य क्या थे। स्टूडेंट, वर्क्स ऑफ स्वराज पार्टी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो जनता कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिवर्तन चाहती थी। अब स्वराज दल ने एक नए कार्यक्रम उनके सामने रखा, तो जनता के द्वारा उसका स्वागत भी किया गया। स्टूडेंट, 1930 ईस्वी में स्वराजवादियों की लोकप्रियता की पुष्टि लॉर्ड रीडिंग के उस पत्र से होती है जो उसने ओलिवर को लिखा था। उस पत्र में लॉर्ड रीडिंग ने लिखा, इस समय स्वराजवादी मनमानी करता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी तुलना भी कोई नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके पास पूरा कार्यक्रम है। इसको वह मतदाताओं के सामने रखता है और कहता है कि इससे सब दुख दूर हो जाएंगे। यही अत्याचारी सरकार को समाप्त करने का साधन है। स्वराजवादी का सरकार विरोधी जोरदार भाषण सुनने के बाद उदार दल के सदस्य का भाषण मतदाताओं को नीरस लगता है। स्टूडेंट, 1923 के आम चुनाव में स्वराज दल को बहुत ज़्यादा सफलता मिली और उदारवादियों का तो इस दल ने काउंसिलों से लगभग सफाया ही कर दिया। केंद्रीय विधानमंडल, बंगाल और मध्य प्रांत में स्वराजवादियों को बहुत ही स्पष्ट मत मिला। अनेक प्रांतों में स्वराज दल को स्पष्ट बहुमत तो ना मिला, लेकिन यह प्रमुख विरोधी दल बन गया। केंद्रीय विधान परिषद में स्वराजवादियों के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रधान परिषद में चित्तरंजन दास थे। इन चुनाव में केंद्रीय परिषद में 145 में से 47 स्थान स्वराज दल को मिला। तो केंद्रीय परिषद में मोतीलाल नेहरू के सहयोगियों में मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल और रामास्वामी आयंगर भी थे। पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके साथियों के कोशिशों से 8 फरवरी 1942 को
कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्रीय परिषद में पारित किया गया। ये परिषद गवर्नर जनरल की भारत के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के नज़रिए से 1919 के अधिनियम में परिवर्तन करने की सलाह देती है और आग्रह करती है कि निकट भविष्य में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए जिसमें भारत के अल्पसंख्यक जनसंख्या वाली जाति और हितों का ध्यान रखा जाएगा। स्टूडेंट, भारत के प्रतिनिधि का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए, इस केंद्रीय विधान परिषद को भंग करके नए केंद्रीय विधानमंडल के सामने इस संविधान को स्वीकृति के लिए रखा जाए और बाद में इसको अधिनियम का रूप देने के लिए इंग्लैंड की संसद के सामने रखा जाए। इसीलिए इस प्रस्ताव का भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसके अलावा 1942 में ही इंडियन सिविल सर्विस के विषय में रिपोर्ट को स्वीकार करने से मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों ने केंद्रीय परिषद में अस्वीकार कर दिया। बाद में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट ने पारित किया और स्वराजवादियों ने केंद्रीय परिषद में 1924-25 से 1926-27 तक के बजट की मांगों को हर वर्ष अस्वीकार करके उसका बहुत ही घोर विरोध किया, क्योंकि स्वराजवादियों ने अपना सिद्धांत बना लिया था कि जब तक शिकायतों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कोई वित्तीय विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट, आपको पता है इस बात से विवश होकर गवर्नर जनरल को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके वित्तीय प्रस्तावों को पारित करना पड़ा था। तो स्वराजवादियों ने बहुत सारे मामलों में परिषदों में सरकार का विरोध किया और सरकार के रुख के प्रति रोष व्यक्त करने के लिए परिषदों की बैठकों का बहिष्कार भी किया। तो आप देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी ने एक ऐसे पार्टी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव भी डालना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट, 1924 ईस्वी में केंद्रीय काउंसिल के द्वारा पारित प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप सरकार ने 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए गृह सदस्य अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मोतीलाल नेहरू को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस समिति के अधिकांश सदस्य सरकार के ही अनुयायी थे और उन्होंने वैध शासन प्रणाली को उपयुक्त बताया, लेकिन कुछ सदस्यों के जरिए इसमें मौलिक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया। केंद्रीय काउंसिल में इस समिति की सिफारिशों की पंडित मोतीलाल नेहरू ने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की और इस रिपोर्ट के विरुद्ध 14 मुकाबले 45 मतों से प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये तो हो गया स्वराज दल के कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। स्टूडेंट के चैप्टर आपका सिर्फ बीए के लिए ही नहीं, नेट के लिए भी और आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्वराज दल के पतन और उसके मूल्यांकन पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट, 1925 ईस्वी से जो है इस ईस्वी में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई। चित्तरंजन दास एक बहुत ही ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति के साथ साथ कुशल नेता भी थे जो स्वराज दल को अखिल भारतीय स्वरूप देने में सफल हुए थे। उनकी असामयिक मृत्यु से दल को गहरी चोट पहुंची और जल्दी ही वो पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ सदस्यों के सरकारी सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अपने मोह को न रोक सकने के कारण वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सके। इस दिशा में शुरुआत में एसबी तानबे ने, जो मध्य प्रांत में काउंसिल में स्वराज दल के सदस्य थे, उन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में मंत्री पद को स्वीकार कर लिया। इसी तरह 1925 में बी.जे. पटेल केंद्रीय काउंसिल के अध्यक्ष बन गए। इस तरीके स्वराज दल में एकता कायम ना रह सकी और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस विरोधी कार्यवाही कर रहे नेताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन इससे दल और भी विघटित होने लगा। स्वराज दल के बहुत सारे नेता को ये अनुभव होने लगा कि काउंसिल में रहकर शासन का लगातार विरोध कर पाना संभव नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय सरीखे बहुत ही वरिष्ठ नेता ऐसे ही सोचते थे, क्योंकि सारे विरोधों के बाद भी गवर्नर जनरल की असीमित शक्तियों के कारण वो कोई ठोस उपलब्धि नहीं पा सके थे। गवर्नर जनरल अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके सरकार समर्थक नीतियां कार्यान्वित करने में सफल हो जाता था और स्वराजवादी कुछ नहीं कर पाते थे। इसलिए ये स्पष्ट होने लगा कि काउंसिल में विरोध करने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। स्टूडेंट, गांधी जी की विचारधारा ही सही प्रमाणित हुई और धीरे धीरे स्वराज दल कमजोर होता गया। 1926 ईस्वी के चुनाव में मद्रास के अतिरिक्त सभी जगहों पर उनकी हार हुई। प्रोफेसर A.R. देसाई ने अपनी बुक सोशल बैंक गाइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में लिखा कि
स्वराज दल ने जन साधारण का समर्थन इसलिए खो दिया कि चित्तरंजन दास ने नए कार्यक्रम में मजदूर और किसानों के संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की। स्वराज दल शुरू से ही पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। स्वराज दल के बहुत सारे सदस्यों ने उदारवादी सदस्यों से गठबंधन करके नेशनल पार्टी का गठन किया। इस तरीके से स्वराज दल की रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। स्टूडेंट, इन सभी उपलब्धियों के बाद भी स्वराज दल की उपलब्धियों को नहीं नकारा जा सकता। गांधी जी के जरिए 1922 में अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता और जन संतोष को समाप्त करके स्वराज दल ने अपने आकर्षक कार्यक्रम को प्रस्तुत करके स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा देने की कोशिश की और साथ ही साथ निरुत्साहित हुई जनता में उत्साह भरने का संचार भी किया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से ऊब चुकी जनता में अपने कार्यक्रम के जरिए स्वराजवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उत्साह को बनाए रखने के लिए विवश किया और काउंसिलों में सरकारी नीति का विरोध करके जनता को सत्य से भी अवगत कराया। स्वराजवादियों ने यह प्रमाणित करके दिखाया कि सरकार के जरिए पारित 1919 का अधिनियम दोषपूर्ण था और विश्व के सामने ये भी क्लियर किया कि ब्रिटिश सरकार का ये कहना कि भारत में शासन जनता की इच्छा अनुसार चलाया जा रहा है, ये असत्य था। स्टूडेंट, स्वराजवादियों के कार्यों और परिणामों के फलस्वरूप पूर्व से ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति और गोलमेज सम्मेलन की व्यवस्था और कुछ समय के बाद द्वैत शासन को खत्म करके पूर्ण स्वराज देने के लिए विवश होना पड़ा। इसके साथ ही सरकार को राष्ट्रवादी नेताओं की संसदीय योग्यता, संगठन क्षमता और संसद में विरोध कुशलता को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। नवंबर 1927 में सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किए जाने की घोषणा की। इस घोषणा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा था स्वराज दल, जिसके विषय में हमने आपको विस्तार से बताया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।